अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है और बारी है चैप्टर नंबर 13 फिज़िकल ऑप्टिक्स के वर्कड एग्जांपल्स को सॉल्व करने की। टोटल इस चैप्टर में 3 वर्कड एग्जांपल्स हैं, 13.1, 2 एंड 3। सो लेट्स स्टार्ट विद वर्कड एग्जांपल 13.1 इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इस चैप्टर के चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे वर्कड एग्जांपल्स हो, बेस्ट बात यह है कि आम तौर पे जो एक्सपेरिमेंट है यानी कि जो टॉपिक है वो मेंशन होता है न्यूमेरिकल के अंदर। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि ये जो न्यूमेरिकल है वो एक्चुअली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, तो आपने जस्ट उसी का फॉर्मूला अप्लाई करना है और थोड़ी बहुत कंडीशन लग सकती हैं। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ्स, दो अलग अलग वेवलेंथ्स हैं और डेटा भी साथ साथ बनाते रहते हैं। ठीक है, दो वेवलेंथ हैं। तो फर्स्ट वेवलेंथ इसको नाम देंगे लैम्डा 1 का। ठीक है, ये कितनी है? ये है 6500 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 रेज टू दी पावर -10 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से जो सेकेंड वेवलेंथ है वो लिख लेते हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर हमें सेकेंड वेवलेंथ भी गिवन है जो कि है लैम्डा 2 और वो है 5200 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 रेज टू दी पावर -10 मीटर। ठीक है, दोनों वेवलेंथ लिख दिए हमने। इज़ यूज टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑन ए स्क्रीन। स्क्रीन का फासला जो है कैपिटल एल से शो करते हैं, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन। ठीक है, इसको कैपिटल एल से शो करते हैं। यह है 150 सेंटीमीटर, सॉरी 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, 120 सेंटीमीटर, और इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। L बराबर आ जाएगा 1.2 मीटर्स के। ठीक है जी, आगे डेटा बनाते हैं। अच्छा, जो दो स्लिट्स हैं, सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स, या उसको हम कह सकते हैं स्लिट सेपरेशन। स्लिट सेपरेशन को D से जाहिर किया जाता है और वो कितना है? वो है 2 मिलीमीटर। मिली का मतलब 10 रेज टू दी पावर -3, तो 2 एक्सपोनेंट -3 मीटर, सब जो है वो मीटर्स के अंदर आ रहा है। अब पहले पार्ट में क्या रिक्वायर्ड है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट रिंग। ठीक है, सबसे पहले हमें डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस को हम शो करते हैं डेल्टा एक्स से। ठीक है, और ये बात याद रखनी है कि जो डेल्टा एक्स है वो हमें मालूम करना है कहाँ से कहाँ तक? यह मालूम करना है थर्ड ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, इधर लिख देता हूँ। जो डिस्टेंस है ये थर्ड ब्राइट फ्रिंज का है जो कि बेसिकली हमें मालूम करना है। ठीक है जी, सेकंड पार्ट में, अच्छा फॉर द वेवलेंथ, ये वाली वेवलेंथ के लिए यूज़ करना है, तो याद रखिएगा इसको हम कर देते हैं, जहन में रख लेते हैं कि ये लैम्डा 1 के लिए है, 6500 वाले के लिए। ठीक है, और सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं what is the least distance from the central maximum where the bright fringe due to both the wavelength coincide। ठीक है, अब यहाँ पर लीस्ट डिस्टेंस मालूम करने के लिए कह रहे हैं, तो वो जो लीस्ट डिस्टेंस है उसको हम x से शो कर देंगे। बाकी जो है वो अभी देख लेते हैं, सोल्यूशन के अंदर सारी बातें आ जाएंगी। सबसे पहली बात, जो फॉर्मूला है ना फ्रिंज स्पेसिंग का, या पोजीशन ऑफ थर्ड फ्रिंज। ठीक है, पहले तो थर्ड फ्रिंज की पोजीशन मालूम कर लेते हैं कि तीसरा फ्रिंज कहाँ बन रहा होगा। अच्छा, तीसरा फ्रिंज कहाँ बन रहा है? वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है? y बराबर होता है L/d इंटू एम लैम्डा, या m लैम्डा L/d होता है, एक ही बात है। तो यहाँ पर तो बात हो रही है सिंस तीसरे फ्रिंज की बात कर रहे हैं, तो m की जगह पे 3 पुट करना पड़ेगा। इसका मतलब y3 का आंसर क्या आएगा? इसको ym कर देते हैं, तो तीसरे वाले का जो आंसर है वो आ जाएगा 3 लैम्डा L/d। ठीक है, तीसरे वाले का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, जिसको हमने शो कर दिया है y3 से। अब सेंट्रल से मालूम करना था, तो सेंट्रल के लिए क्या बनेगा? सेंट्रल के लिए सिर्फ y0 ही आएगा। सिंपल सी बात है, ये जो है ये तीसरे फ्रिंज के लिए। तो एक्चुअली जो हमें मालूम करना था ना डेल्टा एक्स, वो किसके बराबर होगा? वो होगा तीसरे फ्रिंज का डिस्टेंस मालूम करना है सेंट्रल फ्रिंज के साथ। ठीक है, तो वो जो पूरा का पूरा डिस्टेंस है वो किसके बराबर आ रहा है? ये डिस्टेंस बराबर आ जाएगा 3 लैम्डा L/d के, क्योंकि ये जो हम डिस्टेंस मालूम करते हैं ना, ये जो पोजीशन है ये विद रिस्पेक्ट टू
ये होती है विद रिस्पेक्ट टू सेंट्रल फ्रिंज। तो ये जो डिस्टेंस है ना, जो अभी यहाँ पर हमने ऊपर लिखा हुआ है, एक्चुअली यही तीसरे और सेंट्रल फ्रिंज के दरमियान का डिस्टेंस है। अगर आप यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो 3 आएगा। लेमडा 6500 वाला था 10⁻⁻10। लेंथ ऑफ स्क्रीन 1.2 थी और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स था 2 एक्सपोनेंट माइनस थ्री। तो इसका मतलब डेल्टा एक्स हमारे पास बराबर आएगा, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। सबसे पहली बात 3 इंटू 6500 एक्सपोनेंट -10 और फिर मल्टीप्लाई बाय 1.2 एंड देन फाइनली डिवाइड कराएंगे 2 एक्सपोनेंट -3 से। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 1.17 10⁻³ मीटर्स। सही है भाई। ये कौन से फ्रिंज से फासला आ गया? ये आ गया सेंट्रल से तीसरे फ्रिंज का। अब क्योंकि ये आंसर इतना छोटा आ रहा है, हमें पता है 10⁻³ का मतलब मिलीमीटर होता है, तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स बराबर आ सकता है 1.17 मिलीमीटर के बराबर। ठीक है ना, ये आ गया, इतना जो है वो फ्रिंज स्पेसिंग होगी। ठीक है, 10⁻³ जो है वो एक्चुअली बराबर होता है मिली के, तो जहाँ पे 10⁻³ था वहाँ पे हमने सिर्फ मिली लिख दिया। ओके, अब आइए इसके सेकेंड पार्ट के ऊपर। सेकेंड पार्ट में क्या था? सेकेंड पार्ट में कह रहे थे कि कहाँ पर कोइंसाइड करेगा। ठीक है, तो अब एक बात आप सपोज कर लो कि जो भी mth ब्राइट फ्रिंज होता है ना 6500 की वजह से वो कोइंसाइड कर रहा है nth ब्राइट फ्रिंज। ये कर लेते हैं, जो mth ब्राइट फ्रिंज है किसका? पहले वाले का पूछा था ना, ऑफ 6500 एंगस्ट्रॉम वाले का। ठीक है, और वो कोइंसाइड कर रहा है किसको? वो कोइंसाइड कर रहा है nth ब्राइट फ्रिंज ऑफ, दूसरे वाले की वेवलेंथ कितनी थी? 5200। तो इधर लिख देते हैं 5200 एंगस्ट्रॉम वाले को, यानी कि दोनों के डिस्टेंसेस जो है ना वो आपस में इक्वल होने चाहिए। ये बात आपने याद रखनी है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो mth रिंग होगा y वाले का वो एक्चुअली बराबर होगा n वाले की पोजीशन के, यानी कि इस वाले की जो पोजीशन है उसको ym से शो कर दिया और इस वाले फ्रिंज की जो पोजीशन है उसको इससे शो कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ये दोनों बराबर होने चाहिए। यही तो गिवन कंडीशन है हमारे पास। अब इसका मतलब हमें दोनों के फॉर्मूले पुट करने हैं। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले पुट करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ym का फॉर्मूला अभी हमने देखा क्या था? m लैम्डा l ओवर d होता है। ठीक है, ये m लैम्डा l ओवर d इज इक्वल टू, इसके लिए लिखेंगे तो क्या बनेगा? इसके लिए बन जाएगा n लैम्डा l ओवर d के। ठीक है, लेकिन बस दोनों में फ़र्क क्या है? इसकी वेवलेंथ को हमने लैम्डा 1 बोला हुआ है, इसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 है और इसकी वेवलेंथ लैम्डा 2 है। अच्छा, थोड़ा बढ़ा के लिख दूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन तो बता दी ना आपको, अब आप समझ जाओ कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 आना है। ये होगा m लैम्डा 1 l ओवर d। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे लिख देंगे n लैम्डा 2 l ओवर d। इस ये वाली वेवलेंथ को हमने नाम दिया था लैम्डा 1 का और इसको हमने नाम दिया था लैम्डा 2 का डेटा के अंदर। ठीक है जी, अब देखो कैंसिल क्या क्या हो गया यहाँ पर। एक तो यह है कि अभी स्क्रीन का फासला चेंज नहीं हुआ, तो L से L कैंसिल हो गया और स्लिट सेपरेशन भी सेम रहा। इसका मतलब फार्मूला क्या बन गया? फार्मूला बन गया mth लैम्डा 1 इज इक्वल टू n लैम्डा 2। और अगर आप इसको रीअरेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि वेवलेंथ तो हमें पता ही है, तो वेवलेंथ को एक तरफ ले जाओ, हम इसको कर लेते हैं m डिवाइडेड बाय n बराबर आ जाएगा लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 के। ठीक है, n इधर चला गया और m जो है वो इधर चला गया, n इधर जाके डिवाइड हो गया, लैम्डा 1 इधर जाके डिवाइड हो गया। m डिवाइड बाय n किसके बराबर आ गया? लैम्डा 2 था 5200 वाला, 10⁻⁻10 या एंगस्ट्रॉम दोनों में पुट कर सकते हैं यहाँ पे तो, क्योंकि कैंसिलेशन हो जाएगी। और दूसरा था 6500 10⁻⁻10। तो एक्सपोनेंट कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो इन दोनों का आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए? इन दोनों का आंसर आना चाहिए हमारे पास 52 डिवाइड बाय 65। ठीक है, ये हमारे पास बराबर आ गया 4/5 के, m ओवर n। तो इसका मतलब कोइंसाइड कहाँ पर होगा? m अपॉन n अगर हम कर लें तो इसका मतलब कोइंसाइड होगा, हम चेक भी करेंगे इसको, द फ्रिंजेस विल कोइंसाइड। कौन कौन कोइंसाइड करेगा? जब m बराबर होगा 4 के
और n बराबर होगा 5 के। तो वही हमें पोजीशन मालूम करनी थी ना, x ही मालूम करना था हमें डेटा के अंदर। देखो हमें वो पोजीशन मालूम करनी है जहाँ पे कौन कौन कोइंसाइड कर रहा है, जहाँ पर जो λ1 वाला है और λ2 वाला है ये दोनों आपस में क्या करते हैं, ये कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, वही तो हमें मालूम करना था। तो अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं, जहाँ हमें m और n की वैल्यू पता लग गई है। ठीक है, फार्मूले हमें पता है दोनों के लिए क्या होते हैं। पहला फार्मूला जो था y वाले के लिए वो था m λ1 l ओवर d। ये हमारे पास y1 वाले का आंसर आया था। ठीक है, बल्कि y1 क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि हमें पता है m रिंग चौथा है तो इसको y4 बोल देंगे। वैल्यूज पुट करता हूँ कि इसकी पोजीशन क्या आ रही है, m की जगह पर 4 आना चाहिए, λ1 की जगह पर आना चाहिए 6500 10 रेज टू दी पावर -10, लेंथ थी 1.2 और फिर इसको डिवाइड करा देंगे d से। d था 2 मिलीमीटर 2 एक्सपोनेंट -3। ये आंसर आएगा चौथे वाले का, और ये दोनों ही बराबर आएंगे, आप देखिएगा ना। यही तो हमारा सवाल था ना कि वो आपस में कोइंसाइड करें, तो आप देखेंगे बिल्कुल बराबर आएगा। ठीक है, वैल्यूज पुट करें। हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई बाय 6500 10 रेज टू दी पावर -10 इंटू 1.2 और फिर इसको डिवाइड कराएंगे 2 एक्सपोनेंट -3 के साथ। ठीक है, ये पोजीशन आ गई हमारे पास 1.56 10 रेज टू दी पावर -3 मीटर। ठीक है, और अगर चेक करें कि जो n वाले का पाँचवा होगा, n वाले के पाँचवें का क्या फार्मूला बनेगा, उसको हम बोल देंगे y5 इज इक्वल टू n होना चाहिए था ना, λ2 डिवाइड बाय d आना चाहिए। तो अब जो इसका पाँचवा वाला होगा y5 वाला, ये डिफरेंट का है। ठीक है, इसको जहन में रखना है। 5 पुट करेंगे, λ2 की जगह पे पुट करेंगे 5200 10 रेज टू दी पावर -10 और लैम्डा कितना आना चाहिए, लैम्डा आना चाहिए 1.2 और सॉरी एल आना चाहिए 1.2 और डिस्टेंस है 2 एक्सपोनेंट -3। तो 5 इंटू 5200 एक्स -10 इंटू 1.2 एंड देन डिवाइड बाय 2 एक्सपोनेंट -3। आंसर आ गया हमारे पास। दूसरी वाली वेवलेंथ का पाँचवा भी कहाँ आ रहा है, 1.56 10 रेज टू दी पावर -3। इसका मतलब कोइंसाइड जो होगा, द फ्रिंजेस विल कोइंसाइड, कहाँ पर कोइंसाइड करेंगे, फ्रिंजेस विल कोइंसाइड एट x इज इक्वल टू, क्योंकि डेटा में हमने x कहा था, 1.56 10 रेज टू दी पावर -10 मीटर और सॉरी -3 मीटर। और आप चाहें, और बेहतर है कि आप चाहें ऐसा, ठीक है, -3 का मतलब होता है मिली, तो हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू 1.56 मिलीमीटर। ये वो पोजीशन है जहाँ पर दोनों के ब्राइट फ्रिंजेस आपस में कोइंसाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 13.2, अ सोप बबल इन एयर ऑफ थिकनेस, एक सोप बबल है जिसकी थिकनेस जो है वो एयर के अंदर है 320 नैनोमीटर। ठीक है, साथ साथ डेटा बनाते हैं। ठीक है, थिकनेस ऑफ फिल्म, थिकनेस ऑफ फिल्म कितनी थिकनेस है, थिकनेस को हम T से शो करते हैं, यह है 320 नैनोमीटर। नैनो का मतलब होता है 10 रेज टू दी पावर -9, तो 320 10 रेज टू दी पावर -9 मीटर लिख देते हैं। इफ इट इज इल्यूमिनेटेड विद अ वाइट लाइट एट नियर नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस पर है, और व्हाट कलर विल अपीयर टू बी इन रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट में कौन सा होगा। सबसे पहले हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, उसको लिख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ईटा जो है ये बराबर है 1.5 के, और वेवलेंथ पता करनी है हमें, रिक्वायर्ड है वेवलेंथ। ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेवलेंथ है, और फिर व्हाट कलर विल अपीयर, और कलर्स भी बताने, तो वो तो जाहिर सी बात है जब हम वेवलेंथ निकाल लेंगे तो कलर्स बता दिए जाएंगे ईजीली। ठीक है जी, अब आप क्या करें, अब आपने याद रखना है कि बात हो रही है यहाँ पे थिन फिल्म इंटरफेरेंस की, तो इसका मतलब फार्मूला भी थिन फिल्म इंटरफेरेंस का इस्तेमाल होगा। और फिर रिफ्लेक्टेड लाइट की बात कर रहे हैं जो हमें नज़र आएगा, नज़र आने का मतलब यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये बात याद रखिएगा क्योंकि वो हमें नज़र आ रहे हैं। जो एब्सेंट होते हैं वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो फॉर्मूला होता है 2Tn इज इक्वल टू m प्लस हाफ लेमडा। ठीक है ना,
उसमें थिन फिल्म इंटरफेरेंस के अंदर कंडीशंस जो है वो रिवर्स हो जाती हैं। अब हमें लैम्डा मालूम करना है, तो लैम्डा को रीअरेंज करेंगे तो ये इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 2Tn डिवाइड बाय m प्लस हाफ करना है हमें, ठीक है। और m क्या क्या हो सकता है, m पुट करके देखते हैं भाई, 0 पुट करके देखते हैं, 1 पुट करके, 2 पुट करके, 3 पुट करके एंड सो ऑन, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। मैक्सिमा की वैल्यूज़ हमें मालूम करनी है और 1 बाय 1 पुट करते हैं। तो सबसे पहले m की जगह पे 0 पुट करते हैं, m की जगह पे 0 पुट करके चेक करते हैं। तो हमारे पास वेवलेंथ कितनी आ जाएगी, लैम्डा बराबर आएगा 2, t कितना है, t है 320 10 रेज टू दी पावर -9 1.5, ठीक है। और 0 तो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ डिवाइड में आ जाएगा 1/2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 320 एक्सपोनेंट -9 मल्टीप्लाई बाय 1.5 और डिवाइड में आएगा 0.5। ये आ गई हमारे पास वेवलेंथ 1.92 10 रेज टू दी पावर -6 मीटर, ठीक है। जो पहली वेवलेंथ है हमारे पास वो इतनी आ रही है। अब इसको आप चाहें तो आप इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि क्वेश्चन भी आमतौर पे नैनोमीटर के अंदर ही गिवन होती है ना वैल्यूज़। नैनो का मतलब एक्सपोनेंट -9 होना चाहिए। 1 2 3 प्लेसेस और शिफ्ट कर देते हैं, तो हो जाएगा 1920 10 रेज टू दी पावर -9 मीटर। और यही जो -9 है इसको हम कह सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 1920 नैनोमीटर। ओके जी, अब हमें जाना है आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करते हुए, और हमें जाना है विजिबल लाइट में ताकि हमें कलर्स पता लग सकें कि क्या होंगे, ठीक है। ये तो आ रहा है नैनोमीटर, काफ़ी छोटी वैल्यू है इसकी। अब आप आइए m इज़ इक्वल टू 1 पुट करते हैं। m इज़ इक्वल टू 1 पुट करेंगे इसी फॉर्मूले के अंदर। ये आ गया 2Tn, लैम्डा बराबर आएगा 2Tn डिवाइड बाय m प्लस हाफ, ठीक है। अब पिछले वाले में डिवाइड में 0.5 लिखा हुआ था, ऊपर वाली वैल्यूज़ तो चेंज होने नहीं वाली, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यूज़ थोड़ी चेंज होंगी, ऊपर वाली वैल्यूज़ एक ही मरतबा कैलकुलेट करके आप लिख के रख लो, सिर्फ नीचे वाली वैल्यूज़ चेंज होती नहीं, क्योंकि हमें 2-3 मरतबा सॉल्व करना है ना, इस वजह से मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर वाली वैल्यूज़ ना आप सॉल्व करके रख लो। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 320 एक्सपोनेंट -9 इंटू 1.5, ठीक है। ये ऊपर वाला जो आंसर है ना, ये आ गया हमारे पास 960 एक्सपोनेंट -9 के बराबर। अच्छा, अब यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो 1 प्लस हाफ, ये हो जाएगा 1.5। इसका मतलब इसको हमें डिवाइड कराना है 1.5 से। ये कितना आ गया, ये आ गया 640 एक्सपोनेंट -9, और ये वैल्यू हो सकती है 640 नैनोमीटर के बराबर। नेक्स्ट, इसी को अगर मैं पुट करूँ m इज़ इक्वल टू 2 के लिए, तो बाकी सारी वैल्यू सेम रहेंगी। फार्मूला यही बनेगा 2Tn डिवाइड बाय m प्लस हाफ। अब m की जगह पे 2 आना चाहिए, तो इसका मतलब 960 एक्सपोनेंट -9 डिवाइड में आना चाहिए 2.5। 2 प्लस हाफ होता है 2.5। तो अब इसी को अगर डिवाइड करेंगे 2.5 से, ये आ जाएगा 384 एक्सपोनेंट -9, ये आ गया 384 नैनोमीटर, ठीक है। फिर m इज़ इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व करते हैं। m इज़ इक्वल टू 3, तो फार्मूला बनेगा हमारे पास लैम्डा इज़ इक्वल टू 2Tn, और समझ लो यहाँ पे 3 प्लस हाफ आना चाहिए, तो ये हो जाएगी वैल्यू 960 -9 डिवाइड बाय 3.5, ठीक है। यही जो पूरी वैल्यू है इसको अब 3.5 से डिवाइड कराएंगे, तो ये कम में आ गई, ये आ गई 274.2 एक्सपोनेंट -9, यानी 274 नैनोमीटर, ठीक है जी। अब बात सारी क्या है, आपको पता है जो विजिबल लाइट है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, वो सिर्फ 2 मरतबा आ रही है, सिर्फ वो इस रेंज के अंदर आ रही है। ये ज़्यादा हो गई है, ठीक है, ये रेंज से कम हो गई। इसका मतलब सिर्फ 2 ही वेवलेंथ्स हैं जो कि हमारी विजिबल लाइट के अंदर आ रही हैं। और आम तौर पे थोड़ा सा अगर आप याद रख लो तो ये जो रेंजेस आती हैं 640 और 384, ठीक है, ये बिल्कुल एक एंड पर है, ये बिल्कुल एक दूसरे एंड के ऊपर है। तो एंड क्या क्या होते हैं पूरे के पूरे, ये होता है हमारे पास वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये जो है ना, ये वाली जो वेवलेंथ है ये अप्रॉक्सीमेटली रेड पर लाई कर रही है, और ये वाली वॉयलेट के करीब लाई कर रही है। इसका मतलब जो हमारा आंसर है, जो कलर्स रिक्वायर्ड थे
वो कलर्स होंगे रेड एंड वॉयलेट, ठीक है ना, यही रिक्वायर्ड थे, वही हमने सॉल्व कर लिए। ये रेंज से बाहर है विजिबल की और ये रेंज से कम है, तो जाहिर सी बात है ये तो नज़र ही नहीं आ रहे होंगे, और फिर जाहिर सी बात है अगर मैं आगे पुट करता रहूँगा तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी। ठीक है जी। 13.3 पर आते हैं। इन न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट, अब जैसे इन्होंने बोला न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि इसका ताल्लुक न्यूटन रिंग से है। ये बड़ा अच्छा है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ ना, कि टॉपिक का नाम जो है ना वो गिवन ही होगा, समझ लो, बाकी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, डायमीटर ऑफ 16th ब्राइट रिंग, जो 16वां ब्राइट रिंग है, डायमीटर ऑफ 16th रिंग, वो भी ब्राइट वाला है, तो डायमीटर 16 लिख देता हूँ। ये कितना गिवन है, ये हमें गिवन है बराबर 0.653 सेंटीमीटर, और सेंटी का मतलब 10⁻² होता है, तो डायमीटर ऑफ 16th ब्राइट फ्रिंज इज इक्वल टू 0.653 10⁻² मीटर। अच्छा, दैट ऑफ 5th ब्राइट रिंग, जो 5वां ब्राइट रिंग है, डायमीटर ऑफ 5th ब्राइट रिंग है, तो D5 कर देते हैं, ये है 0.346 सेंटीमीटर, या D5 बराबर आ सकता है, D5 इज इक्वल टू 0.346 10⁻²। आप 100 से डिवाइड भी करके लिख सकते हो, जो ज़्यादा बेहतर लगे आपको। ठीक है जी। तो अब मालूम क्या करना है, मालूम हमें करना है इफ़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R से शो करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर R बराबर है 100 सेंटीमीटर के, 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर के, तो जब सब मीटर में लिखा है तो इसको भी आपको मीटर में ही लिखना पड़ेगा। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट हमें मालूम करनी है, यानी कि लैम्डा मालूम करना है। अब जाहिर सी बात है, अगर आपने न्यूटन रिंग्स पढ़ा होगा तो आपको पता है कि हमें रेडियस की ज़्यादा ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू डायमीटर, तो इसका मतलब पहले हमें रेडियस ही मालूम करने पड़ेंगे। ठीक है, रेडियस के लिए क्या है, डायमीटर तो गिवन ही है, डायमीटर तो गिवन है, हमें रेडियस मालूम करना है, तो R16 अगर आएगा तो D16 को डिवाइड बाय 2 करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड कर लेते हैं, वैल्यू कितनी है, वैल्यू है 0.653 डिवाइड बाय 2, एक्सपोनेंट -2 में लिखा हुआ है तो एक्सपोनेंट -2 तो चलेगा ऐसे ही, 0.653 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 0.653 एक्सपोनेंट -2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया हमारे पास R16 इज इक्वल टू 3.26 10⁻³ ठीक है, ये इसका रेडियस आ गया। फिर अगर 5वें का रेडियस निकालेंगे तो D5 को डिवाइड करेंगे 2 से, 0.346 एक्सपोनेंट -2 डिवाइडेड बाय 2, छोटा आंसर आ रहा है ना, इधर लिख देते हैं, R5 0.346 एक्सपोनेंट -2 डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 1.73 10⁻³ मीटर के बराबर। ठीक है, ये दोनों के दोनों रेडियस आ गए। अब हम जो है ना वो रेडियस ऑफ रिंग जो है ना उनके फॉर्मूलों को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात मैं आपको बताऊं, एक करेक्शन है इस क्वेश्चन के अंदर कि ये जो 5वां रिंग इन्होंने बोला है ना, ये 5वां ब्राइट रिंग नहीं है, ये 5वां डार्क रिंग है। ठीक है ना, ये थोड़ी सी मिस्टेक है, सॉल्व उन्होंने सही किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन के अंदर उन्होंने इसको 5वां ब्राइट रिंग बोल दिया है, एक्चुअली ये डार्क रिंग होना चाहिए, तभी जो है वो हम लोग वो आंसर ले पाएंगे जो हमारी बुक के अंदर आ रहा है। अब अगर आपको फॉर्मूले याद हों तो फिर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। रेडियस ऑफ nth कौन सा, डार्क रिंग, पहले डार्क रिंग का फॉर्मूला बताता हूँ। डार्क रिंग का फॉर्मूला तो सिंपल सा होता है, डार्क रिंग का फॉर्मूला होता है Rn इज इक्वल टू √m लैम्डा r होता है। ठीक है ना, ये जनरल फार्मूला होता है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं Rn के लिए। अब यहाँ पे जो डार्क रिंग है वो 5वां रिंग है ना, ठीक है, तो इसका मतलब जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो ये हो जाएगा R5 इज इक्वल टू 5 लैम्डा r आएगा रूट के साथ, और ज़्यादा बेहतर ये कि स्क्वायरिंग कर लो, तो R5 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5 लैम्डा r। ठीक है, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ये हमने डार्क रिंग वाले का रेडियस का एक फॉर्मूला बना लिया। अब जो रेडियस का फॉर्मूला होता है ना फॉर
nth ब्राइट रिंग, तो वो फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है ना। जब हम n को इन्वॉल्व कर लेते हैं ना, कैपिटल N को, ये mth ब्राइट रिंग है और ये nth ब्राइट रिंग है। ये डार्क रिंग था, ये ब्राइट रिंग है। इसके लिए जो फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हम इस्तेमाल करते हैं, होता है आर एन इज इक्वल टू अंडर रूट, ये आता है n माइनस हाफ, हमने जो ड्राइव किया था वो यही था, n माइनस हाफ, और साथ में था लेमडा आर, ठीक है। अब जो ब्राइट रिंग है वो 16वां है, तो R16 लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 16 माइनस हाफ, और फिर ये आ जाएगा लेमडा आर। 16 में से 0.5 माइनस कर दो, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, R16 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस हाफ होगा 15.5, और यहाँ पे आ जाएगा लेमडा आर। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब बेसिकली जो चीज़ हमें मालूम करनी है ना, वो ये है कि हमें लेमडा मालूम करना है। तो इन्हीं दोनों इक्वेशंस को इस्तेमाल करके ना हम लेमडा मालूम कर सकते हैं। आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कराओ, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करो। इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कराओगे तो ये हो जाएगा R16 का स्क्वायर माइनस R5 का स्क्वायर इज इक्वल टू पूरी पूरी वैल्यूज़ 15.6 लेमडा आर, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5 लेमडा आर। कॉमन ले लो, 16 का स्क्वायर माइनस R5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15.5 माइनस 5, और कॉमन आ गया हमारे पास लेमडा आर। मालूम हमें लेमडा करना है, लेमडा की वैल्यू को अलग करा, तो R16 के स्क्वायर में से R5 के स्क्वायर को माइनस करना है और डिवाइड करना है उसको 15.5 माइनस 5, ये हो गया हमारे पास 10.5, और साथ में आ जाएगा R, ठीक है जी। अब वैल्यूज पुट करते हैं। R16 कितना था, R16 था 3.26 एक्सपोनेंट माइनस 3, 3.26 एक्सपोनेंट माइनस 3, और इसका हमें करना पड़ेगा स्क्वायर। और इसी तरीके से R5 जो है वो 1.73 10 रेज टू दी पावर माइनस 3 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा 10.5 मल्टीप्लाई बाय R, R तो 1 के बराबर था, 1 आ जाएगा। लेमडा की वैल्यू कैलकुलेटर में पुट करनी है, 3.26 एक्सपोनेंट माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1.73 एक्सपोनेंट माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10.5, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारे पास 727.1 10 रेज टू दी पावर माइनस 9, और हमें पता है पूरा क्वेश्चन जो है वो नैनो में चल रहा है, तो इसका मतलब माइनस 9 को कन्वर्ट करेंगे तो लेमडा बराबर आएगा 727.1 नैनोमीटर। सिर्फ 727 भी लिख सकते हैं, इसका मतलब इस केस के अंदर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वेवलेंथ वो इतनी होगी नैनोमीटर में, ठीक है। और चाहें तो आप इसको एंगस्ट्रॉम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, राउंड ऑफ करके वही आंसर आ जाएगा जो बुक में आ रहा है, ठीक है। ये हैं वो 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिट 13। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।